25 जुलाई 2017 यमन के एडन शहर में एक ऐसी गिरफ्तारी हुई जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यमन पुलिस ने केरल की रहने वाली एक भारतीय नर्स निमिशा प्रिया और उसकी दोस्त हनान को एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। खबर जंगल की आग की तरह फैली। मीडिया में सनसनीखेज हेडलाइंस चलने लगी। भारतीय नर्स ने पति के टुकड़े कर पानी की टंकी में छिपाया। लेकिन इस कहानी की सच्चाई सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी भरोसे के टूटने की, शोषण की, कानून के जाल में फंस जाने की और एक ऐसी महिला की जो बेहतर जिंदगी का सपना लेकर विदेश गई थी, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दी गई जहां से निकलने का रास्ता उसे दिखाई ही नहीं दिया। केरल के इडुक्की जिले में रहने वाले टॉमी थॉमस के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। मीडिया में जिस महिला का नाम लिया जा रहा था वो उसकी पत्नी थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि न्यूज चैनल्स ये बता रहे थे कि निमिशा ने अपने पति की हत्या की है, जबकि टॉमी तो भारत में बैठा था। आखिर ये तलाल मेहदी कौन था और क्यों पूरी दुनिया उसे निमिशा का पति बता रही थी? जानते हैं क्रिमिनल माइंड्स में। मैं हूं प्रियंका। सवाल बढ़ते गए लेकिन जवाब मिलना आसान नहीं था। निमिशा प्रिया का जन्म केरल के एक बेहद साधारण से परिवार में हुआ। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी। माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और बड़ी मुश्किल से परिवार चलता था। लेकिन निमिशा पढ़ाई में तेज थी। स्थानीय चर्च ने उसकी पढ़ाई और नर्सिंग कोर्स में मदद की और उसका सपना था कि वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन भारत में नौकरी मिलना आसान नहीं था। कई कोशिशों के बावजूद उसे स्थायी काम नहीं मिला। तब उसने विदेश जाने का फैसला लिया। साल 2008 में सिर्फ 19 साल की उम्र में वह यमन पहुंची। जाते समय उसने अपनी मां से कहा, बस कुछ साल, फिर सब बदल जाएगा। यमन पहुंचने के बाद उसे राजधानी सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। मेहनती स्वभाव और मरीजों के प्रति उसके व्यवहार की वजह से लोग उसे पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई से घर की हालत सुधरने लगी। कुछ साल बाद परिवार ने उसकी शादी टॉमी थॉमस से तय कर दी। शादी के बाद दोनों ने यमन में साथ रहने का फैसला किया। टॉमी वहां इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगा और निमिशा एक निजी अस्पताल में नौकरी करने लगी। दिसंबर 2012 में उसकी बेटी पैदा हुई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ने लगे। टॉमी की कमाई सीमित थी। आखिरकार 2014 में वो अपनी बेटी को लेकर वापस भारत लौट आया ताकि वहां रहकर परिवार संभाल सके, जबकि निमिशा यमन में काम करती रही। यहीं से कहानी का सबसे अहम किरदार सामने आता है, तलाल अब्दो मेहदी। तलाल एक स्थानीय यमनी नागरिक था। उसकी कपड़ों की दुकान उस अस्पताल के पास थी जहां निमिशा काम करती थी। दोनों की जान पहचान धीरे धीरे बढ़ी। जब निमिशा ने खुद का क्लिनिक खोलने का सपना देखा तब यमन के कानून के मुताबिक उसे किसी स्थानीय नागरिक की जरूरत थी जो बिजनेस पार्टनर बन सके। तलाल ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। शुरुआत में वह भरोसेमंद इंसान लगा। उसने क्लिनिक सेटअप करवाने में मदद की। टॉमी भी उस पर भरोसा करने लगा। यहाँ तक कि तलाल भारत आया और टॉमी के घर में मेहमान बनकर रहा। परिवार ने उसे अपने सदस्य जैसा सम्मान दिया, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही इंसान आगे चलकर उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। 2015 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। हालात खराब होते गए। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस बुलाना शुरू किया। हजारों लोग यमन छोड़कर चले गए, लेकिन निमिशा नहीं गई। उसने क्लिनिक खोलने में कर्ज लिया था। वे सब कुछ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। युद्ध के कारण नए वीजा बंद हो गए। अब टॉमी वापस यमन नहीं जा सकता था। निमिशा वहां अकेली पड़ गई और तलाल को यही मौका चाहिए था। धीरे धीरे तलाल ने क्लिनिक के कागजों में अपना नाम जोड़ लिया। उसने धोखाधड़ी से खुद को हिस्सेदार बना लिया। फिर उसने क्लिनिक की कमाई पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन मामला सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। तलाल लोगों से कहने लगा कि निमिशा उसकी पत्नी है। पहले तो निमिशा ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने विरोध किया तो तलाल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने भारत में निमिशा और टॉमी की शादी की फोटो चुराकर मॉर्फ की। टॉमी की जगह अपना चेहरा लगा दिया।
फिर फर्जी शादी के दस्तावेज तैयार कर लिए। यमन के कानून में लोकल नागरिक का दबदबा था। कोर्ट ने भी उन कागजों को असली मान लिया। अब कागजों में निमिषा तलाल की पत्नी बन चुकी थी। इसके बाद तलाल का असली चेहरा सामने आने लगा। वह निमिषा को मारता, गालियां देता, जबरदस्ती उसके घर में घुसता और खुद को उसका पति बताकर हर फैसले में दखल देता। कई बार वह नशे में धुत होकर आता और हिंसा करता। निमिषा ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन वहां भी उसकी मदद नहीं हुई। उल्टा दोनों को जेल में डाल दिया गया। जब तलाल ने फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया तो मामला और उलझ गया। निमिषा पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसका पासपोर्ट भी तलाल ने अपने कब्जे में ले लिया था ताकि वह देश छोड़कर भाग न सके। धीरे धीरे उसकी जिंदगी डर, हिंसा और मानसिक यातना में बदल गई। वह परिवार से छिपकर बात करती थी। उसके कई सिम कार्ड टूट चुके थे क्योंकि तलाल उसे किसी से संपर्क नहीं करने देता था। रातों को वह अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग जाती थी। कई बार उसने भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन पासपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकी। उधर तलाल का व्यवहार और हिंसक होता चला गया। फिर एक दिन जेल के एक वार्डन ने निमिषा को सलाह दी कि अगर वह तलाल को कुछ देर के लिए बेहोश कर दे तो उसे पासपोर्ट का ठिकाना उगलवाया जा सकता है। निमिषा को लगा यही आखिरी रास्ता है। उसका इरादा हत्या का नहीं था। वह सिर्फ अपना पासपोर्ट वापस चाहती थी ताकि भारत लौट सके। जुलाई 2017 एक दिन तलाल नशे की हालत में उसके घर आया। निमिषा ने उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया। पहली बार असर नहीं हुआ। अगले दिन उसने दोबारा कोशिश की। कुछ ही देर में तलाल जमीन पर गिर पड़ा। पहले वह चिल्लाया, फिर अचानक शांत हो गया। जब निमिषा ने उसकी नब्ज देखी तो वो रुक चुकी थी। वो घबरा गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। उसने अपनी दोस्त हनान को बुलाया। हनान सब कुछ जानती थी, तलाल की हिंसा, निमिषा की हालत और उसका डर, यानी कि सब कुछ। घबराहट में दोनों ने एक भयानक फैसला लिया। उन दोनों ने शव के टुकड़े किए और पानी की टंकी में छिपा दिए। फिर दोनों वहां से भागकर एडन शहर पहुंच गए। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की। पुलिस पहुंची और पानी की टंकी से तलाल के शरीर के टुकड़े बरामद किए। 25 जुलाई 2017 को निमिषा और हनान गिरफ्तार हुई। इसके बाद जो हुआ उसने इस मामले को और विवादित बना दिया। निमिषा का दावा था कि उसे सही कानूनी मदद नहीं मिली। कोर्ट की सारी कार्यवाही अरबी भाषा में थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि किन दस्तावेजों पर साइन करवाए जा रहे हैं। उसने कोर्ट में बताया कि तलाल ने फर्जी शादी के कागज बनाए थे। उसने कहा कि उसका पासपोर्ट चेक किया जाए, पड़ोसियों से पूछताछ की जाए, लेकिन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। 2018 में उसे दोषी ठहरा दिया गया। 2020 में अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। उसके दोस्त हनान को उम्र कैद मिली। निमिषा ने ऊपरी अदालतों में अपील की, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उसकी सजा बरकरार रखी। फिर दिसंबर 2024 में खबर आई कि राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका भी खारिज कर दी। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, ब्लड मनी। शरिया कानून के तहत अगर पीड़ित परिवार माफ कर दे और मुआवजा स्वीकार कर ले तो सजा माफ हो सकती है। इसी उम्मीद में कई लोग आगे आए। एक सामाजिक संगठन ने सेव निमिषा प्रिया अभियान शुरू किया। चंदा इकट्ठा किया, तलाल के परिवार से बातचीत की, लेकिन मामला आसान नहीं था। यमन खुद युद्ध से जूझ रहा था। वहां की सत्ता कई हिस्सों में बटी हुई थी। जिस इलाके में निमिषा का केस चल रहा था वहां हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में था। इस वजह से कानूनी प्रक्रिया और भी जटिल हो गई। भारत सरकार ने भी कहा कि वह हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। उधर निमिषा की मां अपनी बेटी को बचाने के लिए यमन पहुंच गई। कई महीनों तक उन्होंने वहां रहकर अलग अलग लोगों से मदद मांगी। एक मां जो अपनी बेटी को मौत के मुंह से वापस लाने की कोशिश कर रही थी। आज भी ये मामला सिर्फ एक हत्या का केस नहीं माना जाता। कुछ लोग निमिषा को अपराधी मानते हैं तो कुछ लोग उसे एक ऐसी महिला मानते हैं जो लगातार शोषण और हिंसा का शिकार हुई और आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर चला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या निमिषा प्रिया को बचाया जा सकेगा या फिर एक भारतीय नर्स जो अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी का सपना लेकर विदेश गई थी, उसकी कहानी यमन की जेल में खत्म हो जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं प्रियंका लेती हूँ इजाजत। आप देखते रहिए क्रिमिनल माइंड्स। नमस्कार।